वेलकम टू शुक्ला स्टडी पॉइंट। आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल शुक्ला स्टडी पॉइंट में। मैं शिवम शुक्ला आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आप लोगों के लगातार कमेंट्स आ रहे थे कि सर जी महासंग्राम रिवीजन क्लास दे दीजिए गृह विज्ञान यानी होम साइंस के पेपर नंबर 2 का। पेपर नंबर 2 में आपको सामुदायिक विकास और कार्यक्रम नियोजन या कार्यक्रम योजना के बारे में आपको जानना होता है, पढ़ना होता है, समझना होता है। कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाएंगे, कौन कौन से प्रश्न आने वाले हैं, क्या पढ़ें, क्या चीज़ें तैयार कर लें, तो उसके बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे। आपको बता दूं कि सामुदायिक विकास और कार्यक्रम नियोजन को अंग्रेजी में कम्युनिटी डेवलपमेंट बोला जाता है, सामुदायिक विकास को प्रोग्राम प्लानिंग बोला जाता है, कार्यक्रम नियोजन या कार्यक्रम आयोजन को, ठीक है, या कार्यक्रम योजना को। तो यही आपको पढ़ना है ओवरऑल। इसके सामुदायिक विकास के और कार्यक्रम नियोजन से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्नों के बारे में आज की वीडियो के माध्यम से हम चर्चा करेंगे। इससे पहले हमने पेपर नंबर 1 के महासंग्राम वीडियो के बारे में चर्चा करी थी। वहाँ से बहुत सारे प्रश्न आपकी परीक्षा में पूछे गए थे और उससे भी अधिक जो है इस वीडियो के माध्यम से आपसे पूछे जाने वाले हैं। तो आप सभी लोग इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, लाइक करें, सभी दोस्तों के पास अपने वीडियो को शेयर कर दीजिएगा ताकि सभी की हेल्प हो सके। तो आप किसी भी विश्वविद्यालय से हैं, सभी विश्वविद्यालयों के लिए महत्वपूर्ण है। वैसे आज आपकी परीक्षा है, अभी 2:30 बजे से शायद प्रारंभ होगी वीर बहादुर सिंह पूर्वांचल विश्वविद्यालय की, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। बाकी उसके बाद में राम मनोहर लोहिया, महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ, छत्रपति साहू जी महाराज कानपुर विश्वविद्यालय, प्रोफेसर रजू भैया स्टेट यूनिवर्सिटी और इसके अलावा सुहेल देव यूनिवर्सिटी, इन सभी विश्वविद्यालयों के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो आप सभी लोग इस प्रश्न पत्र में जो चीज़ें पूछे जाएंगी प्रश्न, उसके लिए आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें क्योंकि यहाँ से बहुत सारे प्रश्न पूछेंगे। अभी तक आपने कुछ नहीं पढ़ा, चिंता करने की आपको बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। आप यह वीडियो अंत तक देख लीजिएगा, आपको बहुत सारी चीज़ें समझ में आ जाएंगी क्योंकि यह वीडियो जो होगा ये संपूर्ण सिलेबस को ध्यान में रख करके बताया जाएगा, पढ़ाया जाएगा। तो आइए हम चर्चा करते हैं सामुदायिक विकास के बारे में कि सामुदायिक विकास होता क्या है, उसके बारे में चर्चा करेंगे बहुत ही बारीकी के साथ, बहुत ही विधिवत तरीके से हम लोग चर्चा करेंगे सामुदायिक विकास और कार्यक्रम योजना के बारे में या कार्यक्रम नियोजन के बारे में, ठीक है। सबसे पहला पॉइंट क्या है, सामुदायिक विकास। सामुदायिक विकास क्या होता है? सामुदायिक विकास वैसे तो दो शब्दों से मिलकर के बना, एक है समुदाय और एक है विकास, यानी एक कम्युनिटी और एक डेवलपमेंट। तो सामुदायिक विकास किससे बना है? दो शब्दों से मिलकर के बना है, पहला है समुदाय और दूसरा है विकास। समुदाय को अंग्रेजी में कम्युनिटी बोलते हैं और विकास को डेवलपमेंट बोलते हैं। जो कम्युनिटी शब्द है, कम्युनिटी का मतलब होता है एक निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में निवास करने वाले व्यक्तियों का समूह जो होता है उसको आप जो है समुदाय या कम्युनिटी कहते हैं। जिनका खान पान एक जैसा होता है, जिनका रहन सहन एक जैसा होता है, जिनके रीति रिवाज, धार्मिक आस्थाएं या लोकाचार जो होते हैं सब एक जैसे होते हैं या समानता दिखाई पड़ती जिनमें, तो वो आपके क्या होते हैं? वही होते हैं आपके समुदाय, ठीक है। जबकि बात करें डेवलपमेंट की, तो जो विकास या वृद्धि जिसको बोलते हैं, उसकी अगर बात की जाए तो विकास जो होता है वो सामाजिक संबंधों को उन निश्चित दशाओं में वृद्धि लाना होता है जिससे समाज की योग्यता एवं क्षमता में वृद्धि हो, तो होता है विकास, ठीक है। तो विकास का सीधा सीधा मतलब क्या होता है कि भाई वृद्धि से, यानी सामुदायिक विकास योजना सघन विकास की समस्या का संगठित और नियोजित एक ढंग होता है, एक तरीका होता है। आइए देखते हैं कि विद्वानों ने किस तरीके से इसको परिभाषित किया और वास्तव में सामुदायिक विकास क्या होता है। सामुदायिक विकास मतलब समुदाय जो है एक ऐसा समूह होता है, सबसे पहले समुदाय के बारे में चर्चा करेंगे। समुदाय एक ऐसा समूह है जिसमें व्यक्ति जो होता है किसी एक भौगोलिक स्थान पर, निश्चित भूभाग कोई होगा उसमें, किसी गांव, किसी जिले, किसी प्रांत आदि में निवास करते हैं, तो वो समुदाय होता है। तथा जीवन यापन अथवा कृषि के लिए एक दूसरे पर निर्भर होते हैं, मतलब कि आपसी गांव के लोग जो होते हैं एक दूसरे पर निर्भर, या उस जिले के लोग एक दूसरे पर निर्भर होते हैं। विकास से तात्पर्य क्या होता है? निम्न से उच्च जीवन स्तर की ओर प्रगति, यानी प्रोग्रेस। किस तरीके का प्रोग्रेस होता है? निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर, उच्च जीवन स्तर से जो है मतलब निम्न जीवन स्तर से उच्च जीवन स्तर की ओर बढ़ोतरी या प्रगति या प्रोग्रेस जो होता है वही विकास होता है। तो कुल मिलाकर के दोनों शब्दों की अगर परिभाषाओं को एक में मिला दें या अर्थ को एक में मिला करके समझें, तो सामुदायिक विकास जो होता है उसका अर्थ होता है समुदाय की जो कार्य क्षमता है या जो समुदाय की योग्यता है उसमें क्या हो? वृद्धि हो, बढ़ोतरी हो, उसमें ग्रोथ हो। क्लियर? परिपक्वता में ग्रोथ हो, तो सामुदायिक विकास वही होता है। AR देसाई बड़े अच्छे समाजशास्त्री हैं। उन्होंने कहा कि सामुदायिक विकास परियोजना एक ऐसी पद्धति है, और ये होम साइंस के बड़े इंपॉर्टेंट विद्वान रहे हैं।
AR देसाई का कहना है कि सामुदायिक विकास परियोजना एक ऐसी पद्धति है, एक ऐसा मेथड है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना जो सरकार चलाती है और कुछ 5 वर्षों के जो है एक प्रकार से नियम कायदों को या 5 वर्षों में किस तरीके का किन मुद्दों पर काम करना है, उसकी एक योजना होती है पंचवर्षीय योजना, ठीक है। तो पंचवर्षीय योजना गांव के सामुदायिक और आर्थिक जीवन का रूपांतरण करने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहती है। एक ऐसी पद्धति होती है सामुदायिक विकास, ठीक है। तो सामुदायिक विकास परियोजना जो होती है एक ऐसी पद्धति है जिसके द्वारा पंचवर्षीय योजना गांव के सामुदायिक और आर्थिक जीवन का रूपांतर करने की प्रक्रिया आरंभ करना चाहती है। तो ये होती है सामुदायिक विकास परियोजना। डॉक्टर टेलर महोदय कहते हैं कि सामुदायिक विकास या कम्युनिटी डेवलपमेंट टेक्निकली रूप से अगर देखें या तकनीकी रूप से देखें तो सहायता प्राप्त और स्थानीय रूप से व्यवस्थित जो स्वावलंबित कार्य होता है वही होता है एक व्यवस्थित एक सिस्टमेटिकल स्वावलंबित कार्य जो होता है वही होता है कम्युनिटी डेवलपमेंट या सामुदायिक विकास। कुल मिलाकर के सामुदायिक विकास की अगर बात की जाए तो डॉक्टर बैजनाथ सिंह कहते हैं कि सामुदायिक विकास एक ऐसी उन्नति की प्रक्रिया होती है जिसमें सामुदायिक विकास संस्था तथा संगठन के माध्यम से होते हैं और इसमें सदस्यों की सक्रिय भागीदारी रहती है। उपलब्ध सभी संसाधनों तथा स्रोतों का अधिकतम उपयोग किया जाता है, ठीक है। तो ये होता है आपका सामुदायिक विकास कम्युनिटी डेवलपमेंट जिसके बारे में मैंने आपको समझाया। कम्युनिटी डेवलपमेंट की अगर बात करें तो इसका उद्देश्य होता है ग्रामीण समुदाय को आत्मनिर्भर बनाना, कृषि, पशुपालन, मत्स्य पालन या ग्रामीण उद्योग धंधे इन सभी का विकास करके ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार लाना इसका उद्देश्य होता है सामुदायिक विकास का। और इसीलिए सामुदायिक विकास कार्यक्रम बहुत सारे चलाए जाते हैं ताकि सामाजिक, आर्थिक, नैतिक, चारित्रिक, शैक्षणिक या तमाम प्रकार के क्षेत्रों में विकास किया जा सके, इन क्षेत्रों में प्रोग्रेस किया जा सके, बढ़ोतरी करी जा सके, ठीक है। ये बात आप ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। दूसरा प्रश्न है WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, विश्व स्वास्थ्य संगठन से आप क्या समझते हैं? फटाफट से आप बताएंगे विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, ये प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाला है तो एकदम से इसको तैयार कर लीजिएगा। बताइए विश्व स्वास्थ्य संगठन क्या होता है? तो विश्व स्वास्थ्य संगठन की अगर मैं बात करूं तो इसका पूरा नाम सबसे पहले विश्व स्वास्थ्य संगठन का क्या है? अंग्रेजी में इसको वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बोलते हैं, ठीक है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, डब्ल्यू माने होता है वर्ल्ड, ठीक है, और वर्ल्ड को हिंदी में विश्व कहते हैं। एच का मतलब होता है हेल्थ और उसको हिंदी में स्वास्थ्य कहते हैं। ओ का मतलब होता है ऑर्गेनाइजेशन, उसको हिंदी में संगठन बोलते हैं। तो ये तो इसका हुआ पूरा नाम, ठीक है। इसको संक्षिप्त रूप में WHO कहते हैं और यह भी संयुक्त राष्ट्र संघ का एक विशेष संगठन है। किसका संगठन है? संयुक्त राष्ट्र संघ का, UNO का एक संगठन है। कौन? WHO, ठीक है। जो क्या करता है उसके बारे में अभी हम लोग आगे चर्चा कर रहे हैं यहाँ पर। सबसे पहले समझें, ये खास करके जब जो है कोई जो स्वास्थ्य संबंधी सुधार के लिए उपयोगी होता है, पूरे के पूरे विश्व में मदद करता है। पूरे संसार में अगर कोई रोग वगैरह आ जाते, कोई महामारी आती है तो उसके लिए WHO जो होता है वो इम्पोर्टेंट भूमिका निभाता है, महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। क्लियर? तो इसका मुख्यालय जो स्थित है WHO का, ये स्विट्जरलैंड में स्थित है। स्विट्जरलैंड एक देश है और उसी देश में एक शहर है जिनेवा, तो जिनेवा में स्थित है, स्विट्जरलैंड में पड़ता है जिनेवा, इसका मुख्यालय WHO का। और WHO संगठन का संविधान सन 1946 में टेक्निकल प्रिपरेटरी कमेटी के द्वारा श्री रेने सेंड की अध्यक्षता में बनाया गया था। बाद में 7 अप्रैल सन 1948 में न्यूयॉर्क में हुए अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन जो 1948 में हुआ था 7 अप्रैल को न्यूयॉर्क में, अमेरिका की राजधानी है न्यूयॉर्क, तो मतलब अमेरिका का एक शहर है न्यूयॉर्क, बड़ा फेमस शहर है, ठीक है। और उसमें अंतर्राष्ट्रीय स्वास्थ्य सम्मेलन में इस संगठन को स्वीकृति प्रदान की गई थी। किसको? WHO संस्था को। और वही इसका स्थापना दिवस था 7 अप्रैल। और अब भी आप देखते हैं हर साल यानी प्रतिवर्ष 7 अप्रैल के दिन को हम विश्व स्वास्थ्य दिवस के रूप में मनाते हैं। तो एक प्रश्न आपका ऑब्जेक्टिव में अगर पूछे, ऑब्जेक्टिव टाइप की अगर परीक्षा होगी तो एक प्रश्न आपका यहाँ पर बनता है कि 7 अप्रैल को कौन सा दिवस मनाया जाता है, तो या विश्व स्वास्थ्य दिवस कब मनाया जाता है, हमेशा पूछा जाता है। तो 7 अप्रैल को मनाया जाता है। स्थापना कब होती है? 1948 में, 1948 में 7 अप्रैल के दिन को, ठीक है। तो ये WHO के बारे में कुछ बातें हैं जिसके बारे में अगर आपसे पूछा जाएगा, हालांकि अति लघुत्तरीय में ही प्रश्न पूछा जाएगा तो आप आसानी से उसको लिख पाएंगे। तीसरा क्वेश्चन आप देखेंगे, बढ़िया प्रश्न है।
विश्व स्वास्थ्य संगठन के क्या कार्य हैं? डब्ल्यूएचओ के कार्य बताएं। अब देखें, लघु उत्तरीय का प्रश्न बन जाएगा डब्ल्यूएचओ है क्या, तो आप उसमें ऊपर वाला दूसरा प्रश्न का उत्तर लिखेंगे और अब लघु उत्तरीय में क्या बनेगा कि विश्व स्वास्थ्य संगठन किसे कहते हैं या कहाँ पर उसके मुख्यालय स्थित है, विश्व स्वास्थ्य संगठन के कार्य बताइए। तो ये लघु उत्तरीय में दोनों प्रश्न हो गया। विश्व स्वास्थ्य संगठन डब्ल्यूएचओ यूनिसेफ तथा एफएओ के साथ मिलकर के कार्य करता है। ये भी एक प्रकार से संस्थाएं हैं, एफओ, ठीक है, एफएओ और इसके अलावा यूनिसेफ जो है, ये सब क्या हैं, ये सब एक प्रकार से योजनाएं हैं जो कि इम्पोर्टेंट होती हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। ध्यान रखेंगे यूनिसेफ की फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिसेफ की फुल फॉर्म होती है यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड। एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन होता है यूनिसेफ, ठीक है। ओके, ये बात ध्यान रखेंगे। इसके अलावा केयर वगैरह भी इम्पोर्टेंट है, ठीक है। अभी हम चर्चा करेंगे केयर वगैरह के बारे में, हमने उसके भी प्रश्न रखे हैं। हालांकि यूनिसेफ जो होता है आपका एक अंतर्राष्ट्रीय एक संगठन होता है। 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना हुई थी द्वितीय विश्व युद्ध के बाद में, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये दोनों इन सभी के साथ मिलकर के काम करता है डब्ल्यूएचओ। तो पहला काम इसका है मातृ और शिशु स्वास्थ्य की देखभाल करता है डब्ल्यूएचओ, ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो डब्ल्यूएचओ क्या करता है? सबसे पहली बात, मातृ एवं शिशु स्वास्थ्य के लिए उपयोगी है, स्वस्थ पर्यावरण का निर्माण करता है। इसके अलावा इसका काम होता है पोषण और आहार संबंधी सर्वेक्षण, यानी सर्वे करना। पोषण से रिलेटेड और आहार से रिलेटेड जो सर्वेक्षण होता है, सर्वे होता है, वो भी डब्ल्यूएचओ ही करवाती है। व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम जिसको एएनपी बोलते हैं, व्यवहारिक पोषाहार कार्यक्रम, ये भी इसी के द्वारा चलवाया जाता है। किसके द्वारा? डब्ल्यूएचओ के द्वारा। इसके अलावा जन स्वास्थ्य एवं संक्रामक रोगों से बचाव का मूल्यांकन जो करता है, वो भी डब्ल्यूएचओ ही करता है। तो ये तमाम प्रकार के काम डब्ल्यूएचओ के द्वारा किए जाते हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। तो केवल बीमारियों का ही नहीं होना या बीमारियों की अनुपस्थिति मात्र ही स्वास्थ्य नहीं है, बल्कि संपूर्ण शारीरिक, मानसिक और सामाजिक कुशलता भी स्वास्थ्य होती है। ये बात जो है विश्व स्वास्थ्य संगठन में परिभाषा दी गई थी स्वास्थ्य की, उत्तम स्वास्थ्य की, अच्छे स्वास्थ्य की, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके, चलिए आगे समझते हैं। चौथा प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न बढ़िया है, प्रश्न है प्रसार कार्यक्रम के आवश्यक तत्व बताएं। प्रसार कार्यक्रम का मतलब होता है कि जैसे जो योजनाएं हैं उनको गांव तक पहुंचाना, तो वो प्रसार कार्यक्रम के द्वारा ही पहुंचाए जाते हैं। तो प्रसार कार्यक्रम के आवश्यक तत्व कौन कौन से हैं पूछा गया, तो निम्नलिखित तत्व हैं इसके। पहली बात तो ये कि कार्यक्रम नियोजन प्रक्रिया, आपके पास एक प्रोसेस होना चाहिए कि भाई किस तरीके से हमको कार्यक्रम को आगे बढ़ाना है। तो कार्यक्रम नियोजन की या कार्यक्रम आयोजन की एक प्रक्रिया होनी चाहिए। इसके अलावा लिखित कार्यक्रम वक्तव्य होना चाहिए, आपका काम कैसे कैसे क्या होना है, कौन सा काम पहले होगा कौन सा बाद में होगा, इसका पूरा एक लिखित दस्तावेज आपके पास होना चाहिए। तीसरी बात, कार्यक्रम की विस्तृत योजना आपके पास होनी चाहिए। शिक्षण और अन्य प्रसार कार्य जो हैं, क्या करना है क्या नहीं करना है, कैसे क्या करना है, ये सब एक विस्तृत फॉर्म में आपके पास होना चाहिए व्यापक तरीके से। चौथी बात, कार्यक्रम निष्पादन, इन सभी योजनाबद्ध गतिविधियों को पूर्ण करना, ये भी एक एक प्रकार से मतलब वो होता है, तत्व होता है इसका, प्रसार कार्यक्रम का आवश्यक तत्व होता है। जो भी कार्य हो उसको कम करना, उस कार्यक्रम को एक प्रकार से योजनाबद्ध तरीके से या क्रमबद्ध तरीके से उसको एक सिस्टमेटिकल वे में होकर के आगे बढ़ाना और उस काम को करना। पांचवी बात, परिणाम, यानी उस काम करने के बाद में क्या परिणाम निकला, आपने जो काम किया गांव वगैरह में कहीं पर भी कोई काम किया, तो उस काम का क्या परिणाम निकला, उस परिणाम को जाने। इसके अलावा मूल्यांकन और समीक्षा करें कि उसका परिणाम क्या हो रहा है और लोग जो है इसको सीखने के बाद में कैसा व्यवहार कर रहे हैं। तो पूरा परिणाम और उसका मूल्यांकन करें, समीक्षा करें, कितना लोगों ने सीखा क्या नहीं सीखा, अगर सीखा तो उसमें क्या चीज़ें नहीं सीख पाए और क्यों नहीं सीख पाए, उनकी कमियां कैसे पूरी की जाए, दोबारा कैसे सिखाया जाए ताकि फिर से सीख जाए लोग। तो ये सभी चीज़ों को एक प्रकार से उसका तत्व कहा जाता है। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। कपार्ट के उद्देश्य, कपार्ट के क्या उद्देश्य होते हैं भाई, फटाफट से आप बताएंगे। कपार्ट जो है इसका फुल फॉर्म होता है लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद, इसको शॉर्ट फॉर्म में कपार्ट बोला जाता है। ग्रामीण विकास कार्यक्रम या मंत्रालय के निर्देशों के अंतर्गत कार्य करता है ये कपार्ट। कपार्ट जो है ग्रामीण क्षेत्रों में कार्य प्रणाली की सुधार का उद्देश्य लेकर के कार्यरत है, यानी काम कर रहा है। किसके लिए? ग्रामीण क्षेत्र जो है उन क्षेत्र में खास करके सुधार लाने के लिए जारी है या काम कर रहा है कपार्ट।
कपाट मतलब लोक कार्यक्रम और ग्रामीण प्रौद्योगिकी विकास परिषद होती है ये, और ये काम करती है ग्रामीण क्षेत्रों को आगे बढ़ाने का। विशेषता समाज के जो दलित और सामाजिक रूप से जो पिछड़े हुए वर्ग के लिए काम करती है ये संस्था। अतः गरीबी रेखा के स्तर से नीचे वाले लोगों, इसके अलावा अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों, बंधुआ मजदूरों, अपंगों, बच्चों तथा स्त्रियों को प्रमुखता देना कपाट का प्रमुख उद्देश्य है। यानी जिन जो ज़रूरतमंद हैं उनकी सहायता करना कपाट कर मतलब करना चाहता है और करता भी। तो ये है कपाट, कपाट का ये उद्देश्य है। ठीक है, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। छठा नंबर प्रश्न है, मॉनिटरिंग क्या है? मॉनिटरिंग एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा हम प्रेरक यानी मोटिवेशन या मोटिवेटर को उसकी क्षमताओं एवं कमजोरियों की पहचान कराने में सहायता कर सकते हैं। अतः लक्ष्य समूहों के लिए कार्यक्रमों को और अधिक सार्थक और लाभकारी बनाया जा सकता है। मॉनिटरिंग को दोषों की पहचान करने का अभ्यास नहीं समझना चाहिए, बल्कि इसे तथ्य उजागर करने के अभ्यास के रूप में विकास करना चाहिए। मॉनिटरिंग का मुख्य कार्य होता है कि भाई मुख्य कार्यक्रमों और गतिविधियों को सुचारू रूप से संचालित करने और पूरा करने में प्रेरकों की सहायता करना। जो मोटिवेटर होते हैं या कोई किसी भी चीज़ को या सामुदायिक जो कार्यक्रम है, जो सेवा कार्यक्रम है, उनको आगे बढ़ाने में जो मॉनिटरिंग करने वाले लोग होते हैं वो सहायता करते हैं मोटिवेटर की, कि भाई जो सहायता देते हैं उनकी मदद करते हैं। और एक एक तरीके से कई प्रकार की मदद करते हैं मोटिवेटर, मतलब मॉनिटरिंग जो है प्रक्रिया के द्वारा ये मदद की जाती है। इससे प्रेरकों को अपनी क्षमताओं, कमजोरियों, मतलब उनकी क्षमता क्या है, जो जिनके बारे में उनको बताना चाहते हैं, गांव के लोगों को बताना है, तो उनकी क्षमता कितनी है, उनकी कमजोरियां कहाँ कहाँ पर आ रही हैं, किन चीज़ों में, उनके अवसर में कहाँ पर चूक रहे हैं, खतरों की पहचान करने में सहायता प्राप्त होगी, और इससे वह अपने कार्यों को और अधिक प्रभावी तरीके से करने के योग्य हो पाएंगे। तो जो गांव वगैरह के लोग हैं या कोई भी लोग हैं जो किसी काम को नहीं जानते, तो उस काम को कैसे करें और उनमें जो कमियां रह रही हैं, उनकी कितनी क्षमता है, उनको क्या काम करना चाहिए, काम कब करना चाहिए, ये सब जो है चीज़ें बताना मॉनिटरिंग प्रक्रिया के अंतर्गत आती है। आगे देखिए, अगला प्रश्न है, संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम को क्या बोलते हैं? इसको बोलते हैं अंग्रेजी में, क्या बोलते हैं इसको? यूएनडीपी कहते हैं। यूएनडीपी की अगर बात की जाए, यूएनडीपी है क्या? तो संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम इसका पूरा नाम है, यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। इसको यूएनडीपी कहा जाता है शॉर्ट फॉर्म में। स्थापना इसकी कब होती है? इसकी स्थापना होती है 22 नवंबर को 1965 ईस्वी में, ये बात भी ध्यान रखेंगे। इसके अध्यक्ष थे अचीम स्टेनर हैं। मुख्यालय न्यूयॉर्क, संयुक्त राज्य अमेरिका में है। ठीक है, तो संयुक्त राष्ट्र का वैश्विक विकास नेटवर्क है ये यूएनडीपी। यूएनडीपी तकनीकी सहायता का संयुक्त राष्ट्र विस्तारित एक कार्यक्रम है, यूनाइटेड नेशंस एक्सपेंडेड प्रोग्राम ऑफ टेक्निकल असिस्टेंस है। और संयुक्त राष्ट्र विशेष कोष यानी यूनाइटेड नेशंस स्पेशल फंड, जिसको आप शॉर्ट फॉर्म में यूएनएसपी मतलब एसएफ बोलते हैं, यूएनएसएफ, उसके विलय पर आधारित है ये। यूएनडीपी की स्थापना 1965 ईस्वी में संयुक्त राष्ट्र महासभा के द्वारा की गई थी, और डेट थी आपकी 22 नवंबर। ठीक है, और जनवरी 1966 में इसे सक्रिय रूप से कार्य करना इसने शुरू कर दिया था यूएनडीपी ने। और यह अल्प विकसित देशों की सहायता पर जोर देने के साथ साथ विकासशील देशों को विशेषज्ञ सलाह, प्रशिक्षण और अनुदान सहायता प्रदान करता है। कौन? यूएनडीपी। यूएनडीपी की अगर बात करें तो इसका मुख्यालय कहाँ पर है? न्यूयॉर्क में है। न्यूयॉर्क कहाँ पर है? अमेरिका में है। ठीक है, 22 नवंबर 1965 को इसकी स्थापना होती है। काम शुरू होता है जनवरी 1966 से। ठीक है, और यह गरीबी कम करने, आधारभूत ढांचे के विकास करने और प्रजातांत्रिक मूल्यों को प्रोत्साहित करने का काम करता है। 170 देशों और क्षेत्रों में इस समय ये एक्टिव है यूएनडीपी, और एक प्रकार से ये खास करके गरीबी उन्मूलन के लिए काम कर रहा है। यूएनडीपी देशों को मजबूत नीतियाँ, मजबूत स्किल्स, साझेदारी और संस्थान विकसित करने में मदद करता है, ताकि वे अपनी प्रगति को बनाए रख सके और अपने आप को आगे बढ़ा सके, प्रोग्रेस कर सके। क्लियर? आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 8वां नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। एनजीओ क्या है? फटाफट से आप बताएंगे, ये एनजीओ के बारे में आप बताएं। ये एनजीओ क्या होता है भाई? फटाफट से आप बताएंगे। गैर सरकारी संगठन को अंग्रेजी में बोला जाता है एनजीओ। ठीक है, एनजीओ को क्या बोलते हैं? गैर सरकारी संगठन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन। एनजीओ का अर्थ होता है गैर सरकारी संगठन।
एनजीओ एक निजी संगठन होता है जो लोगों का दुख दर्द दूर करने, इसके अलावा जो निर्धन होते हैं उनको उनका संवर्धन करना है, उनको सहायता देना निर्धनों को। इसके अलावा पर्यावरण की रक्षा करने, बुनियादी सामाजिक सेवाएं प्रदान करने अथवा सामुदायिक विकास के लिए गतिविधियां चलाने का काम ये एनजीओ के द्वारा ही किया जाता है। अच्छा, ये एनजीओ के अंतर में आप देखते हैं एनजीओ के अंतर्गत ही आता है डब्ल्यूएचओ, केयर, यूनिसेफ, यूनेस्को, यूएनडीपी, क्राई, हेल्प एज इंडिया, ये सब एनजीओ के अंतर्गत ही आते हैं। ठीक है, ये एनजीओ ये गैर लाभकारी होते हैं, अर्थात वे लाभ का वितरण अपने मालिकों और निर्देशकों के बीच नहीं करते, बल्कि प्राप्त लाभ को संगठन में ही लगाना होता है। इसमें कोई इसका मालिक नहीं होता है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। तो ये होता है आपका एनजीओ। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रसार शिक्षा के उद्देश्य बताएं। 9वां प्रश्न है प्रसार शिक्षा के उद्देश्य। तो सामुदायिक विकास या सामुदायिक भावना या जो एक प्रकार से कम्युनल इमोशनल होता है, कम्युनिटी का जो इमोशनल होता है वो हम की भावना पर आधारित होता है। हम की भावना मतलब कि बी, ठीक है, मतलब कि वो सभी लोग अपने आप को मतलब खुद समझते हैं। तो कम्युनिटी जो होती गांव वगैरह में होती है या अन्य कई स्थानों पर जो एक समान उद्देश्य होता है, हम की भावना होती है, निश्चित भौगोलिक क्षेत्र में रहते हैं, तो उस मनुष्यों के समूह को हम लोग क्या बोलते हैं, सामुदायिक विकास बोलते हैं। तो सामुदायिक भावना हम की भावना पर आधारित होती है। एक साथ रहने वाले लोगों में आपस में सहानुभूति और सहयोग की भावना विकसित हो जाती है। हम की भावना को एक शक्ति मान करके ग्रामीण विकास में इसका प्रयोग करना प्रसार कार्यक्रम का उद्देश्य है। ग्रामीणों में सामुदायिक भावना का प्रचार करके उनमें उत्तरदायित्व की भावना को जगाया जा सकता है। ग्रामीण पुनर्निर्माण हेतु स्थानीय संस्थाओं का उत्साहित होना आवश्यक है। उत्पादन पद्धतियों का विकास, शिक्षा, स्वास्थ्य, यातायात, स्वच्छता, पेयजल, गृह निर्माण जैसी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको उपलब्ध करवाना और प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही है। प्रसार शिक्षा का उद्देश्य यही सब है कि भाई ताकि लोग शिक्षित हो सके और लोग अपने आप का उचित प्रयोग कर सके, अच्छा प्रयोग कर सके। ठीक है, तो ये है आपका प्रसार शिक्षा का उद्देश्य। 10वां क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। व्यक्तिगत संपर्क से क्या तात्पर्य है। व्यक्तिगत संपर्क के द्वारा ही गृह विज्ञान प्रसार कार्य का आरंभ किया जाता है। मतलब कि जो प्रसार कार्यक्रम होता है, ठीक है, एक्सटेंशन एजुकेशन का जो काम होता है, एक्सटेंशन वर्क होता है, तो बिना एक दो लोगों से मिले हुए नहीं होता है। तो इसमें व्यक्तिगत संपर्क बड़ा जरूरी होता है। ठीक है, किसी भी क्षेत्र में गृह विज्ञान संबंधी प्रसार कार्य आरंभ करने से पहले उस स्थान के नेता, मुखिया, सरपंच तथा बहुत मतलब प्रमुख महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क करके अपने कार्यक्रमों के बारे में उन्हें जानकारी देना आवश्यक है। प्रमुख महिलाओं से व्यक्तिगत संपर्क बनाने से आत्मीयता उत्पन्न होगी। तब उनके साथ घर घर जाकर के महिलाओं से मिलना चाहिए और उन्हें अपने कार्यक्रम संबंधी जानकारी देनी चाहिए। ये सब व्यक्तिगत संपर्क होते हैं। प्रारंभ में उन्हें कोई सलाह ना देकर के उनके दिन प्रतिदिन कार्यों में सहायता करनी चाहिए और फिर उसके बाद पश्चात अगले आग्रह करने पर एवं उत्सुक होने पर ही उन्हें सुझाव दें, ताकि जब वो एक प्रकार से एकदम से आप उनके एक प्रकार से घरौटन जैसा संबंध हो जाए, तब आप अगर अपने जानकारी के बारे में बताओगे, आप कुछ चीज़ों के बारे में बताओगे, योजना के बारे में, तो लोग उसको सुनेंगे। नहीं, पहले आप देखते थे पोलियो वगैरह पिलाने के लिए बड़ा दिक्कत होती थी। लोग पोलियो ही नहीं पिलाते थे अपने बच्चों को। पोलियो पिलाने के लिए कोई आता तो उसको घर से भगा देते थे। ठीक है, कि पोलियो पीने से क्या होता है कि लोले लगड़े पैदा होंगे, ये लोगों की मान्यता थी, मतलब कि उल्टा समझ लेते थे। तो इसीलिए ये सब जो योजना चलाई जाती है सरकार के द्वारा, ये योजना सबसे पहली बात तो यो योजना के बारे में जो गांव के लोग होते हैं जान ही नहीं पाते हैं पहली बात, और जान भी पाते तो डरते हैं, उसका उपयोग नहीं करना जानते हैं। तो इन्हीं सभी चीज़ों को करने के लिए व्यक्तिगत संपर्क जरूरी होता है, प्रसार शिक्षा की बहुत ज़रूरत होती है कि भाई सभी लोग जान पाएँ। ठीक है, आजकल तो बहुत सारे माध्यम है जिसके माध्यम से प्रसार शिक्षा दी जा रही है और संचार उसमें बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभा रहा है, मोबाइल फ़ोन और लैपटॉप, टीवी और ये सब। 11वां प्रश्न है गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा। गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा की अगर बात करें तो गृह विज्ञान की शिक्षा केवल इस विषय का अध्ययन करने वाली छात्राओं के लिए नहीं है, बल्कि परिवार के लिए आवश्यक है। हर स्त्री के लिए यह संभव नहीं है कि वह स्कूल या कॉलेज जाकर के इस विषय की औपचारिक शिक्षा प्राप्त कर सके गृह विज्ञान की, क्योंकि यह अत्यंत बृहद है। दीर्घ अवधि में मतलब कि दीर्घ अवधि की शिक्षा होती है, गृह विज्ञान को पढ़ना महंगी शिक्षा भी होती है। तो मतलब कि क्या होता है कि सभी लोग उसको जा करके स्कूल में नहीं पढ़ पाएंगे, तो इसीलिए गृह विज्ञान स्वयं उनके घर दरवाजे तक पहुंच जाता है और इसीलिए प्रसार शिक्षा की आवश्यकता गृह विज्ञान को पड़ी।
और यह दृष्टिकोण या पॉइंट ऑफ व्यू सबके उनके द्वार पर पहुंच करके उनके समक्ष रख करके गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा का अध्यापन करवाया जाता है। और इससे मतलब इसके संपर्क में या इसके अंतर्गत लोगों से संपर्क स्थापित कर प्रभावपूर्ण ढंग से गृह विज्ञान का व्यवहारिक ज्ञान कम से कम समय में उन तक अधिक से अधिक पहुंचाने का प्रयत्न किया जाता है। यानी कि जो महिलाएं स्कूल नहीं गई हैं, नहीं पढ़ी हैं, उनको भी एक प्रकार से जानकारी मिले कि उनको कैसा भोजन बनाना चाहिए, क्या करना चाहिए, एक गृहिणी का कर्तव्य क्या होता है, उसको वो जाने। इसीलिए प्रसार शिक्षा चलाई जा रही है और प्रसार शिक्षा हर एक क्षेत्रों के लिए चलाई जाती है। जरूरी नहीं कि केवल गृह विज्ञान के लिए इम्पोर्टेंट है, ये शिक्षा भैया हर एक क्षेत्र के लिए ज़रूरी है। हर एक क्षेत्र को आगे बढ़ाने के लिए, डेवलप करने के लिए प्रसार कार्यक्रम लगातार सरकार के द्वारा और गैर सरकारी संगठनों के द्वारा यानी एनजीओ के द्वारा, बहुत सारे संगठन के द्वारा तमाम प्रकार के कार्यक्रम समय समय पर चलाते जा रहे हैं, मतलब कि चलते आ रहे हैं। 12 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान पर टिप्पणी करें। प्रसार शिक्षा और गृह विज्ञान की बात की जाए तो गृह विज्ञान परिवार के सभी पहलुओं जैसे कि घर, इसका निर्माण, रख रखाव, साज सज्जा, परिवार के लोगों का भोजन, वेशभूषा और बच्चों के पालन पोषण से रिलेटेड होता है आपका गृह विज्ञान। गृह विज्ञान का उद्देश्य होता है शिक्षा के माध्यम से लोगों के जीवन में वांछनीय यानी जो परिवर्तन चाहते हैं उस प्रकार का परिवर्तन होना या परिवर्तन लाना। प्रसार शिक्षा भी ज्ञान, तकनीकों और कौशल का प्रयोग करके लोगों के जीवन और उनके परिवार में वांछनीय बदलाव लाने के लिए काम करता है और इस उद्देश्य के लिए प्रसार शिक्षा गृह विज्ञान से कई अवधारणाओं को स्वास्थ्य में सुधार हेतु अर्थशास्त्र गतिविधियों, परिवार संबंध व परिवार की पोषण स्थिति के लिए लिया जाता है या लेता है। इसलिए गृह विज्ञान और प्रसार शिक्षा बहुत ही नज़दीकी संबंध रखते हैं। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। 13वां क्वेश्चन से बड़ा बढ़िया प्रश्न है, स्टेप। स्टेप क्या है भैया, फटाफट से आप बताएंगे। स्टेप इम्पोर्टेंट है ये। स्टेप एक संगठन है, संस्था है स्टेप, ठीक है। स्टेप के अंतर्गत क्या आपको पढ़ना है भाई, स्टेप की बात की है तो भारत सरकार जो है भारत सरकार अपने STEP जिसको आप स्टेप बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ठीक है। स्टेप की फुल फॉर्म होती है, स्टेप की फुल फॉर्म होती है प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम, और ये महिलाओं के लिए चलाए जाते हैं। स्टेप सपोर्ट टू ट्रेनिंग एंड जो है एम्प्लॉयमेंट प्रोग्राम फॉर वुमेन, महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम जो होता है ये होता है स्टेप का फुल फॉर्म। और महिलाओं के लिए प्रशिक्षण और रोजगार कार्यक्रम योजना का जो समर्थन है या जो उसका शुरुआत है, वह समर्थन तो शुरू हो गया था 1986-87 के आसपास से ही। यह एक केंद्रीय क्षेत्र योजना के रूप में शुरू किया जाता है उसके बाद। और इसके अलावा जो ये है स्टेप, इसके कार्यक्रम का उद्देश्य होता है स्व और मजदूरी रोजगार के कौशल को उन्नत करके महिलाओं पर महत्वपूर्ण प्रभाव डालना, ठीक है। और स्टेप में महिलाओं को बहुत लाभ मिलता है। तो कुल मिलाकर के भारत सरकार अपने स्टेप कार्यक्रम के माध्यम से दूर दराज के क्षेत्रों में जो गरीब महिलाएं हैं और महिलाओं की जो विशेष स्थिति है उसको संबोधित करती है। जो प्रशिक्षण प्राप्त करने के लिए आसपास के परिवेश से बाहर निकलने और औपचारिक कौशल केंद्र में जाने की स्थिति में नहीं है, वो कार्यक्रम स्टेप के द्वारा मतलब उनको पढ़ाया जाता है। स्टेप कार्यक्रम एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है जो 1986-87 से कार्यान्वयन के अधीन है, मतलब चल रही है। पारंपरिक व्यवसायों में गरीब और हाशिए पर रहने वाली महिलाओं को प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है जो बड़े पैमाने पर अनौपचारिक क्षेत्र में है। यह कार्यक्रम महिलाओं के पारस्परिक ज्ञान को आगे बढ़ाने और इसे अस्थायी आजीविका क्षमता में बदलने का प्रयास करता ताकि महिलाएं जो हो वो घर पर बैठ करके ही कमा सकें, ये प्रयास किया जा रहा है। तो महिलाओं को कई बार कई प्रकार का कार्यक्रम और प्रशिक्षण दिया गया है जिसमें वह स्वयं तथा मतलब स्वयं का और दूसरे की मदद भी कर सकती हैं। तो ये सब स्टेप के द्वारा ही किया जाता है। स्टेप योजना के क्या उद्देश्य हैं? स्टेप योजना का पहला उद्देश्य है क्या, दो उद्देश्य होते हैं मुख्य रूप से। पहला उद्देश्य है महिलाओं को रोजगार प्रदान करने वाले कौशल यानी स्किल डेवलप करना, और दूसरा उद्देश्य है योजना मतलब स्टेप योजना का महिलाओं को स्वरोजगार उद्यमी बनने में सक्षम बनाने वाली दक्षताएं और कौशल प्रदान करना। तो ये सब स्टेप योजना के उद्देश्य हैं, ये बात ध्यान रखेंगे। आगे देखिएगा 15 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना जिसको आप SGSY कहते हैं। SGSY क्या है? SGSY जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, ये एक प्रकार से इसका फुल फॉर्म होता है, ये बात ध्यान रखेंगे। स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना, इसको SGSY बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में। और भारत को निर्धनता, गरीबी, भुखमरी से मुक्त कराने तथा ग्रामीण विकास को मूर्त रूप देने के लिए स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का प्रारंभ भारत सरकार के द्वारा किया गया।
अप्रैल 1 अप्रैल 1999 से संपूर्ण देश में चलाई जा रही है योजना। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना का बुनियादी उद्देश्य गरीबों को उचित सहायता और प्रोत्साहन दे करके उनकी मदद करना, जिससे वे एक निश्चित अवधि में गरीबी रेखा या गरीब की रेखा जो गरीबी रेखा है उससे ऊपर उठ सके। और SGSY जिसको बोलते हैं, उसका लक्ष्य है कि ग्रामीण निर्धनों की क्षमताओं का सदुपयोग करके, कि उनकी कितनी क्षमताएं हैं उसका उपयोग करें, और उसको उसको करके ग्रामीण क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लघु उद्योग जो होते हैं उनकी स्थापना करी जाए। ठीक है, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना के विभिन्न पक्षों पर विचार विमर्श करना, ये पहला उद्देश्य होता है। दूसरी उद्देश्य स्वयं सहायता समूहों को बैंकों से जोड़ने के बारे में विचार विमर्श करना। तो ये सब जो है स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना यानी कि SGSY के एक मतलब कुछ उद्देश्य हैं जिसके बारे में हम लोगों ने चर्चा करा। अच्छा, स्वर्ण जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के बारे में अगर बताऊं तो 1 अप्रैल 1999 में भारत सरकार के द्वारा ये चलाया गया, जिसमें एक प्रकार से 50% अनुसूचित और जनजाति, मतलब 50% लोग अनुसूचित जाति और जनजाति के लोग थे जो लाभान्वित हुए थे SGSY योजना से। 40% महिलाएं लाभान्वित हुई थी और 3% विकलांग लोग लाभान्वित हुए थे। और प्रति लाभार्थी विनियोग जो था राशि 2500 रुपये रखी गई थी। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ये था एक प्रकार से जो है SGSY। आगे देखिएगा, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। 16 नंबर प्रश्न है, समेकित बाल विकास सेवा। समेकित बाल विकास सेवा या एकीकृत बाल विकास सेवा, जिसको आप क्या बोलते हैं, ICDS। ठीक है, इंटीग्रेटेड चाइल्ड डेवलपमेंट स्कीम। क्लियर? ये है क्या? तो देश में मृत्यु दर की इतनी खराब स्थिति को देखते हुए सरकार ने बच्चों के संपूर्ण विकास की ओर अपना ध्यान केंद्रित किया, और इसी के परिणाम स्वरूप 1965 ईस्वी में ICDS की योजना बनाई गई। वह प्रायोगिक तौर पर इसे 33 विकास खंडों में चलाया गया। ICDS का प्रमुख उद्देश्य बच्चों के विकास को नए आयाम देना है तथा बच्चों को सुरक्षित रखना है। यही कारण है कि वे सभी कारक जो बच्चों को प्रभावित कर सकते हैं उनकी ओर इस योजना में पूरा ध्यान दिया जाता है। तो ये होते हैं समेकित बाल विकास। समेकित बाल विकास यानी कि ICDS की बात करें तो इसका शुभारंभ कब हुआ था? इसका शुभारंभ हुआ था मुख्य रूप से भैया, ठीक है, 1965 में ICDS की योजना बनाई गई और इसको प्रायोगिक तौर पर 33 विकास खंडों में चलाया गया। लेकिन आप देखते हैं इसकी जो मुख्य रूप से योजना का शुभारंभ जो हुआ, कहीं कहीं पर 1965 है, कहीं कहीं पर 1975 है, तो ध्यान रखेंगे इस बात को। ठीक है, क्लियर? आगे बढ़ा जाए। चले, अच्छा, इस योजना जो है, यह योजना आज जो है लगभग 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। जो ये योजना है ICDS वाली 2000 से अधिक क्षेत्रों में चलाई जा रही है। और आपको बता दूं कि जो है जो है खास करके ये बच्चों में बालकों के जो स्वास्थ्य स्तर है बालकों का उसके सुधार के लिए चलाई जाती है। बच्चों के पोषण स्तर में सुधार करके बाल मृत्यु की समस्या को कम करने के लिए चलाई जा रही योजना ICDS। इसके अलावा बच्चों का स्वास्थ्य परीक्षण करने के लिए, बच्चों की मृत्यु, कुपोषण और रोग से बचाने के लिए पूरक आहार की व्यवस्था करना, ये सब ICDS का उद्देश्य है। बालकों के स्वास्थ्य और पोषण स्तर में सुधार के लिए माताओं को पोषण एवं स्वास्थ्य शिक्षा प्रदान करना, ये भी समेकित बाल विकास सेवा यानी ICDS के ही उद्देश्य है। अच्छा, ICDS के कार्य ये है कि टीकाकरण करता है, पूरक आहार की व्यवस्था करता है, स्कूल और अनौपचारिक शिक्षा की बात करता है, पोषण और स्वास्थ्य शिक्षा, इसके अलावा प्रशिक्षण ट्रेनिंग, ये सब इसके कार्य होते हैं ICDS के। आगे देखिएगा, 17 नंबर प्रश्न है, राष्ट्रीय कैडेट कोर क्या है? ये NCC के बारे में बताएं। इंपॉर्टेंट प्रश्न है परीक्षा की दृष्टि से आपके, फटाफट से आप बताएंगे। ICDS की फुल फॉर्म, मतलब शुरुआत की अगर बात की जाए तो ICDS की शुरुआत कब हुई थी भैया? 1965। यहाँ पर थोड़ा सा गलत है, 1975 कर लेंगे, ये बेटर रहेगा। 1975 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। तो ICDS का मुख्य उद्देश्य क्या होता है? बालकों के स्वास्थ्य में सुधार करना, गर्भवती माता के स्वास्थ्य में सुधार, धात्री माता के स्वास्थ्य में सुधार। मुख्यालय ICDS का दिल्ली में स्थित है, ये बात ध्यान रखेंगे। ओके,
क्लियर। आगे देखा जाए, अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। प्रश्न पूछा जा रहा है एनसीसी क्या है। एनसीसी की फुल फॉर्म होता है राष्ट्रीय कैडेट कोर, यानी कि क्या बोलते हैं इसको हिंदी में। एनसीसी का मतलब हिंदी में बोलते हैं इसको, हिंदी में इसको बोलते हैं राष्ट्रीय कैडेट कोर, और अंग्रेजी में इसकी फुल फॉर्म होती है नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स इसको बोलते हैं, इसका पूरा नाम है। आपको बता दूं कि नई दिल्ली में अपने मुख्यालय के साथ भारतीय सैन्य कैडेट कोर है, और यह सैन्य स्वैच्छिक आधार पर स्कूल और कॉलेज के छात्रों के लिए खुला है। इस कोर्स की डिग्री मतलब की डिग्रेशन 5 साल की होती है, और मतलब इसे खास करके 3 प्रकार के सर्टिफिकेट इसमें शामिल किए जाते हैं। सर्टिफिकेट ए, सर्टिफिकेट बी और सर्टिफिकेट सी। ए जो सर्टिफिकेट होता है 2 साल का समय लगता है उसको करने के लिए। स्थापना एनसीसी की हुई थी 1948 में भारत में। ठीक है, अप्रैल 1948 में पारित हुआ, 16 जुलाई 1948 को अस्तित्व में आती है एनसीसी। तो ये है एनसीसी। एनसीसी एक युवा विकास आंदोलन है। इसमें राष्ट्र निर्माण की अपार संभावनाएं हैं। एनसीसी देश के युवाओं को कर्तव्य, प्रतिबद्धता, समर्पण, अनुशासन और नैतिक मूल्यों की भावना के साथ साथ उनके सर्वांगीण विकास के अवसर प्रदान करता है, ताकि वे सक्षम नेता और उपयोगी नागरिक बन सकें बच्चे। और एनसीसी कैडेटों को सामाजिक सेवाओं, अनुशासन और साहसिक प्रशिक्षण पर विशेष जोर देने के साथ गतिविधियों की एक विस्तृत श्रृंखला में अनुभव प्रदान करना है। एनसीसी स्वैच्छिक आधार पर स्कूलों और कॉलेजों के सभी नियमित छात्रों के लिए खुला है। जो भी चाहे छात्र वो एनसीसी ज्वाइन कर सकता है। तो एनसीसी ज्वाइन करने का कई लाभ भी होता है, मिलिट्री वगैरह की नौकरी आपको जल्दी मिलती है। एनसीसी के मुख्य उद्देश्य बताएं। 1988 में राष्ट्रीय कैडेट कोर मतलब राष्ट्रीय कैडेट कोर जो है या नेशनल क्रेडिट क्रॉप्स, इसका उद्देश्य निर्धारित हुआ, और यह समय की कसौटी पर खरा उतरा एनसीसी, और देश की वर्तमान सामाजिक आर्थिक परिदृश्य में भी अपेक्षित आवश्यकता को पूरा करता रहा। एनसीसी का लक्ष्य युवाओं में चरित्र निर्माण और इसके अलावा जो है कॉमरेडशिप, अनुशासन, धर्मनिरपेक्ष दृष्टिकोण, साहस की भावना, स्वयं सेवा के आदर्शों को विकसित करना होता है। इसके अलावा उसका उद्देश्य जीवन के सभी क्षेत्रों में नेतृत्व के गुणों के साथ संगठित, प्रशिक्षित और प्रेरित युवाओं का एक पुल बनाना होता है, जो राष्ट्र की सेवा करना चाहेंगे, मतलब जो सेवा करेंगे, चाहे वे किसी भी कैरियर का चयन करें। कहने की ज़रूरत ये नहीं है कि राष्ट्रीय कैडेट कोर युवा भारतीयों को सशस्त्र बलों में शामिल एवं प्रेरित करने के लिए अनुकूल वातावरण प्रदान करता है। तो कुल मिलाकर के मिलिट्री जैसा होता है, और मिलिट्री में क्या होता है कि मिलिट्री में छूट भी मिलती है। अगर आप एनसीसी किए हुए होते हैं, एनसीसी का कोर्स, तो उसमें आपको सारी चीज़ें सिखाई जाती हैं। ठीक है, ताकि आप एक युवा शक्ति को पहचानो और जागो और अपने लक्ष्य की प्राप्ति करो। एनसीसी जो होता है ये होता है। आगे देखिएगा, 19 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। राष्ट्रीय सेवा योजना एनएसएस क्या है। एनएसएस की बात की जाए तो इसको अंग्रेजी बोलते हैं नेशनल सर्विस स्कीम। ठीक है, क्लियर। तो भारत में कॉलेजों और विश्वविद्यालयों पर तकनीकी संस्थान, स्नातक और स्नातक स्तर पर विभिन्न सरकारी नेतृत्व वाली सामुदायिक सेवा गतिविधियों और कार्यक्रमों में भाग लेने के लिए राष्ट्रीय सेवा योजना भारत सरकार के युवा और खेल मंत्रालय की ओर अब की एक केंद्रीय योजना क्षेत्र की योजना है, जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को शुरू किया गया था। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। और एक सक्रिय सदस्य होने के नाते इन छात्र स्वयं सेवकों के मतलब कि छात्र स्वयं सेवकों के पास एक कुशल सामाजिक नेता, कुशल प्रशासक और मानव स्वभाव को समझने वाले व्यक्ति होने का प्रदर्शन और अनुभव होगा। इसके अलावा एनएसएस एकमात्र उद्देश्य युवा छात्रों को सामुदायिक सेवा के माध्यम से अपने व्यक्तित्व को विकसित करने के लिए अनुभव प्रदान करता है, वो होता है एनएसएस आपका। ठीक है, एनएसएस इंपॉर्टेंट है, ये बात ध्यान रखेंगे। एनएसएस भारत सरकार युवा मामलों और खेल मंत्रालय की एक केंद्रीय क्षेत्र की योजना है, और जिसे औपचारिक रूप से 24 सितंबर 1969 को स्टार्ट किया गया था, चलाया गया था, ये बात ध्यान रखेंगे। और एनएसएस की अगर बात की जाए तो एनएसएस में दलित गांवों, कॉलेज परिसर और शहरी झुग्गियों में छात्रों की नियमित एनएसएस गतिविधियों में विभिन्न गतिविधियां शामिल हैं। ठीक है, आगे देखिएगा।
20 नंबर क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। यूनिसेफ के उद्देश्य बताएं। यूनिसेफ क्या है भाई, फटाफट से आप बताने का प्रयास करेंगे। यूनिसेफ के बारे में तो मैंने आपको बताया था। यूनिसेफ जो होता है इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनाइटेड नेशंस इंटरनेशनल चिल्ड्रंस इमरजेंसी फंड, यानी कि संयुक्त राष्ट्र अंतर्राष्ट्रीय बाल अपराध मतलब आप बाल आपातकालीन कोष, उसको बोलते हैं अंग्रेजी में यूनिसेफ। गरीबी के कारण अज्ञानता होती है और धन के अभाव में निर्धन बच्चे स्कूल नहीं जा पाते। अज्ञानता के कारण कुपोषण मतलब उनको हो जाता है, और कुपोषण के फलस्वरूप बच्चे विभिन्न रोगों के शिकार हो जाते हैं। रोगों के फलस्वरूप गरीबी आती है और यह कुचक्र चलता रहता है। इन बातों को दृष्टिकोण में रख करके यूनिसेफ की स्वास्थ्य मतलब यूनिसेफ जो होता है बच्चों की स्वास्थ्य, शिक्षा और पोषण संबंधी आवश्यकताएं पूरा करता है। यूनिसेफ सभी विकासशील देशों की जनता तथा सरकार को अपनी सहायता अपनी सहायता अपने आप यानी कि हेल्प योर सेल्फ करने में सहायता देता है। अपने पैरों पर खड़े होने में समय पहुंचाता है, शायद समय बताता है उसके बारे में। यूनिसेफ कुल मिलाकर के इम्पोर्टेंट संस्था है। 11 दिसंबर 1946 को स्थापना होती है इसकी। क्लियर। 21 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। हेल्प एज इंडिया। हेल्प एज इंडिया जो है ये एक ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां बुजुर्गों का सक्रिय, स्वस्थ और सम्मानजनक जीवन का अधिकार होता है बुजुर्गों के लिए। हेल्प एज इंडिया, और हम अपने कार्यक्रमों और सेवाओं को एकजुट कर रहे हैं और कल्याण के विकास के लिए एक वरिष्ठ नागरिकों के लिए दीर्घकालिक स्थिरता के प्रति जागरूक रूप से आगे बढ़ चले हैं। हेल्प एज इंडिया 1978 में भारत में एक अग्रणी दान मंच है जो कि वंचित और बुजुर्गों के साथ काम कर रहा है। भारत में बुजुर्गों के लिए प्रतिनिधि आवाज बन गया है और भारत में वरिष्ठ नागरिकों की स्थिति में सुधार के लिए समर्पित 23 राज्यों में शहरी और ग्रामीण भारत में चिकित्सा सेवाएं, गरीबी उन्मूलन और आय पैदा करने वाली योजनाएं प्रदान करता है। ये जो होता है आपका क्या बोलते हैं, हेल्प एज इंडिया। ठीक है, 23 साल से पूरे 43 साल से पूरे देश की देखभाल कर रहा है। स्वास्थ्य की देखभाल, आयु देखभाल, आजीविका कार्यक्रम चलाता है, बुजुर्गों और उनके अधिकारों के लिए दृढ़ता से वकालत करता है। तो कुल मिलाकर के हेल्प एज इंडिया कई क्षेत्रों में काम करता है, जैसे कि बुजुर्ग अधिकार के लिए काम करता है, बुजुर्गों पर दुर्व्यवहार होगा उस पर काम करेगा, रिवर्स मॉर्टगेज पर काम करता है, वरिष्ठ नागरिक संघ, इसके अलावा अलगाव समाप्त करना, स्वास्थ्य बीमा, माता पिता रख रखाव अधिनियम और केंद्रीय बजट आवंटन वृद्धि, व्यक्तियों पर राष्ट्रीय नीति। तो ये सब एक प्रकार से आप मान लीजिए कि हेल्प एज इंडिया के अंतर्गत ही आते हैं। आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है केयर। केयर क्या है भाई? केयर के बारे में मैंने आपको बताया था। केयर क्या होता है? तो भारत में केयर ने 1950 में अपना सहायतार्थ कार्य आरंभ किया। किसने? केयर ने। केयर है क्या वास्तव में? केयर की अगर बात की है, केयर का फुल फॉर्म होता है कोऑपरेटिव फॉर अमेरिकन रिलीफ एवरीवेयर। ठीक है, यानी सर्वत्र अमेरिकी राहत सहकारिता बोला जाता है हिंदी में केयर को। इस संस्था की स्थापना 1946 में हुई थी और 1950 ईस्वी में ये अपना सहायतार्थ कार्य आरंभ करता है। 1961 से भारत में स्कूलों के मध्या आहार यानी मिड डे मील स्कीम प्राथमिक शालाओं के बच्चों के लिए आरंभ किया। यूएसए के बाद यह संसार की सबसे बड़ी शालेय आहार योजना स्कूल फीडिंग प्रोग्राम है केयर। यह योजना स्कूली बच्चों के पोषणीय स्तर को बेहतर बनाने तथा उनके मध्य पोषण संबंधी शिक्षा के प्रसार के उद्देश्य से चलाई जा रही है। आहार योजना के अलावा केयर ने चिकित्सा, साक्षरता, व्यावसायिक प्रशिक्षण तथा कृषि के क्षेत्र में भी सहायता प्रदान की है। केयर स्कूल के बच्चों को सब्जियां उगाने में सहायता देता है और बगीचों के लिए पंप, बगीचे के उपकरण, उत्तम बीज आदि का प्रदान करता है। तो इस तरीके से जो केयर होता है ये बड़ी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। इसकी स्थापना वैसे तो इसकी स्थापना 1946 में एक बार शुरू से हुई थी, लेकिन इम्पोर्टेंट ये है कि इसकी स्थापना भारत में जो हुई है 1950 में हुई है। क्लियर, ये बात ध्यान रखेंगे। तो 1950 में भारत में इसकी स्थापना होती है, जबकि अगर इसकी स्थापना की अगर बात करें पूरे संसार में तो वहाँ पर संसार में 1946 में ही हो जाती है।
इस संस्था मतलब इस संस्था के सहयोग से 1961 ईस्वी से तो भारतीयों के लिए एक प्रकार से जो मद मिड डे मील स्कीम है इसको चलाया गया इसी के द्वारा, केयर के द्वारा ही। ठीक है, पोषण, स्वास्थ्य, शिक्षा, चिकित्सीय सेवा इन सभी के लिए महत्वपूर्ण था। क्लियर, तो ये था केयर आपका। 23 नंबर प्रश्न है, मूल्यांकन को परिभाषित कीजिए। केल्सी और हरने महोदय कहते हैं मूल्यांकन की परिभाषा को देते हुए कि मूल्यांकन जो है एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम किसी उद्यम या इंटरप्राइज के मूल्य का पता लगा सकते हैं। इसके द्वारा व्यक्ति संबंधित लाभ या व्यक्ति की परिभाषा, समूह कार्यक्रमों, स्थितियों, तरीके तथा प्रक्रियाओं का जानने और उसको सराहने में सक्षम होता है। ये बताया मूल्यांकन की परिभाषा किसने? केल्सी और हरने ने। मोहयूस के अनुसार मोहयूस कहते हैं कि किसी पूर्व निर्धारित अवधि के कार्यक्रम से पूर्व और बाद की स्थिति का आकलन, तुलना या मूल्यांकन होता है। क्लीनबर्ग कहते हैं कि मूल्यांकन एक ऐसा प्रयास है जिसके द्वारा हम जान सकते हैं कि किसी कार्यक्रम से पहले और बाद में क्या बदलाव हुए हैं और परिवर्तन का कौन सा भाग कार्यक्रम में योगदान दे सकता है। ये सब आपके क्या होते हैं? यही सब एक प्रकार से मूल्यांकन होता है। ओके, आगे देखिएगा, अगला प्रश्न है 24 नंबर, नेतृत्व को परिभाषित कीजिए। नेतृत्व क्या है? जॉर्ज आर टेरी महोदय कहते हैं कि नेतृत्व लोगों को प्रभावित करने की गतिविधि है जिससे लोग स्वेच्छा से उद्देश्यों की प्राप्ति हेतु प्रयास करते हैं। सामाजिक विज्ञान के विश्वकोश के अनुसार नेतृत्व एक व्यक्ति और समूह के मतलब उसके समूह के बीच का संबंध है और एक समूह एक सार्वजनिक रुचि के आसपास घूमता है और नेता द्वारा बताए गए निर्देशों का पालन करता है। हेम्पल कहते हैं कि नेतृत्व एक ऐसा या अधिक लोगों की भूमिका है जो सामाजिक स्थिति के एक संगठन व संरचना को दर्शाता है, जो इस समूह को उसकी आवश्यकताओं और उद्देश्यों को हासिल करने में मदद करता है या केवल लोगों के आपसी सहयोग से ही संभव हो पाता है। ये होता है आपका कौन सा भाई? ये है आपका नेतृत्व। नेतृत्व की पावर एक प्रकार से जब नहीं होगी तो कोई भी संगठन आगे नहीं बढ़ पाएगा। तो कोई संगठन अच्छे तरीके से एक योजनाबद्ध तरीके से काम नहीं कर पाएगा और एक डायरेक्टर सही नहीं होगा तो। क्लियर? ये नेतृत्व करता सही नहीं रहेगा तो डायरेक्टर नेतृत्व, जैसे एक मूवी है, मूवी कितनी अच्छी कोई कहानी हो लेकिन डायरेक्टर सही नहीं है तो अच्छे तरीके से नहीं उसको बना पाएगा। ठीक है, अगर डायरेक्टर अच्छा है तो बड़ा ज़बरदस्त, छोटी भी कहानी अच्छी भी नहीं होती तो उसको इतना इफेक्टिव और पावरफुल बना देते हैं कि लोग उसको देखने पर मजबूर हो जाते हैं। ठीक है, तो ऐसे ही ये होता है आपका नेतृत्व। नेतृत्व भी एक प्रकार से क्या होता है कि नेता वाले जो गुण होते हैं वही होते हैं नेतृत्व। 25 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे। 25 नंबर प्रश्न है, बाल अधिकार और आप यानी क्राई, CRY क्या है? CRY के बारे में अगर बताऊं तो ये इंपॉर्टेंट है आपकी परीक्षा की दृष्टि से जब प्रश्न आएंगे। क्राई का फुल फॉर्म होता है चाइल्ड राइट्स एंड यू। चाइल्ड राइट्स एंड यू इसकी CEO जो है चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर जो है पूजा मारवाड़ा हैं। 1994 में क्राई की स्थापना होती है और इसमें शामिल हुई है। फरवरी 2010 में उन्हें CEO नियुक्त किया गया और यह भारतीय बच्चों के बुनियादी अधिकारों को बहाल करने की दिशा में काम करता है और इसमें बच्चों को अपने अधिकार पर काम करने को कहता है। ये तो इस संगठन की शुरुआत 1979 में 1979 में एयर इंडिया के पर्सन रिप्पन कपूर के द्वारा की गई थी वैसे तो। ठीक है, लेकिन क्राई भारत के 19 राज्यों में 99 जमीनी स्तर की परियोजनाओं के साथ काम करता है और इसके 3 मिलियन से अधिक बच्चों के जीवन को प्रभावित करता है जो है क्राई। क्राई माता पिता, शिक्षकों, आंगनबाड़ी, भारतीय ग्रामीण बाल देखभाल केंद्र आंगनबाड़ी का फुल फॉर्म होता है। कार्यकर्ताओं, समुदायों, जिला और राज्य स्तरीय सरकारों के साथ साथ स्वयं बच्चों के साथ काम करके बच्चों की महत्वपूर्ण ज़रूरतों को पूरा करता है। संगठन जमीनी स्तर पर व्यवहार और प्रथाओं को बदलने और प्रणालीगत स्तर पर सार्वजनिक नीति को प्रभावित करने पर ध्यान केंद्रित करता है ताकि एक ऐसा वातावरण तैयार किया जा सके जहां बच्चों को प्राथमिकता दी जाए। तो ये होता है आपका कौन सा? ये होता है आपका क्राई, चाइल्ड राइट्स एंड यू, उनके अधिकार पर काम करने
की बात करता है, ये उनके अधिकार को दिलाने का काम करता है। ठीक है, ये बात ध्यान रखेंगे। 1994 में क्राई में शामिल हुई थी कौन? पूजा मारवाड़ा। 2010 में सीईओ उसकी नियुक्त हुई है, ये बात भी ध्यान रखेंगे। स्थापना किस कब होती है इसकी, क्राई की? तो इसकी स्थापना होती है 1979 में। 26 नंबर प्रश्न, प्रसार कार्यक्रम नियोजन को परिभाषित करें। तो प्रसार कार्यक्रम नियोजन कई प्रसार शिक्षकों के द्वारा परिभाषित किया गया है। पहले विद्वान है बायल, उन्होंने कहा कि कार्यक्रम नियोजन एक ऐसी प्रक्रिया है, एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसके माध्यम से जनप्रतिनिधि या फिर प्रसार कार्यकर्ता और अन्य पेशेवर व्यक्तियों के साथ नियमित गतिविधि में शामिल होते हैं। इसके अलावा प्रसार कार्यक्रम नियोजन की परिभाषा की अगर बात की तो कुल मिलाकर के कई सारी चीज़ें शामिल हैं इनमें। कई गतिविधियाँ कौन कौन सी? पहली गतिविधि है तथ्यों और प्रवृत्तियों का अध्ययन। दूसरी बात, इन तथ्यों और प्रवृत्तियों के आधार पर समस्याओं और अवसरों की पहचान करना। इसके अलावा उन समस्याओं और अवसरों के बारे में निर्णय लेना जिन्हें प्राथमिकता दी जानी चाहिए। तो ये सब आपके लिए महत्वपूर्ण है परीक्षा की दृष्टि से। ठीक है, आगे देखिए। चौथा पॉइंट है शिक्षण शैक्षिक कार्यक्रमों के माध्यम से समुदाय के भविष्य के आर्थिक और सामाजिक विकास हेतु उद्देश्य निर्धारित करना। ये भी एक प्रकार से उद्देश्य या प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा है। इसके अलावा मसग्राउ कहते हैं कि प्रसार कार्यक्रम की परिभाषा को देते हुए कि प्रसार कार्यक्रम योजना कार्यक्रमों को निर्धारित करने, बनाने और क्रियान्वित करने की प्रक्रिया है और यह एक तय प्रक्रिया है जिससे किसान प्रसार कार्यकर्ता की निगरानी और नेतृत्व की मदद के साथ स्थानीय समस्याओं का निर्धारण, विश्लेषण और समाधान करते हैं। और इसमें 3 मुख्य विशेषताएं निकल कर के आती हैं। पहली विशेषता है क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। ये एक प्रकार से आपका क्या होता है, प्रसार कार्यक्रम में इम्पोर्टेंट होती है कि क्या किया जाना चाहिए, कब किया जाना चाहिए और कैसे किया जाना चाहिए। इन 3 चीज़ों पर आप अगर फोकस कर लेंगे तो जीवन में कभी फेल आपको नहीं होना है, ये बात भी आप ध्यान रखेंगे। ठीक है, क्या किया जाना चाहिए हमको, क्या जाना चाहिए और कैसे किया जाता है। क्लियर? आगे देखिए 27 नंबर प्रश्न है गृह विज्ञान को परिभाषित करें। गृह विज्ञान की परिभाषाएं, डिफिनीशंस ऑफ होम साइंस। चंद्रा के अनुसार, चंद्रा कहते हैं कि यह एक समाज विज्ञान का वह आयाम है जो वैज्ञानिक और तकनीकी माध्यम से घर परिवार में परिवर्तन लाता है। ये परिवर्तन क्रियात्मक होते हैं तथा लोगों की मनोवृत्ति के अनुरूप होते हैं। ठीक है, तो ये चंद्रा ने परिभाषा दिया है। तो गृह विज्ञान की परिभाषा किसने बताई? चंद्रा ने जो बताई उसको मैंने आपको बता दिया। आगे देखेंगे कि डे के अनुसार, क्या कहा डेके ने? क्या कहा? डेके ने कहा कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा ग्रामीणों तक गृह विज्ञान से रिलेटेड वैज्ञानिक और तकनीकी जानकारी प्रसारित करने का एक माध्यम है। यह एक पद्धति है, एक मेथड है जिसके द्वारा जानकारी युक्त महत्वपूर्ण ज्ञान की बातें उन लोगों तक पहुंचती हैं जिन्हें अपने कार्य क्रियाकलापों के विभिन्न उत्पादन और बेहतरी हेतु विकास के लिए इसकी आवश्यकता होती है गृह विज्ञान की। तो गृह विज्ञान बहुत ही उपयोगी है और इस तरीके से हम कह सकते हैं कि गृह विज्ञान प्रसार शिक्षा के ही समान है, किंतु केवल यही है कि प्रसार का क्षेत्र अधिक व्यापक है और उसके लिए अनेक विषयों का अध्ययन आवश्यक होता है। प्रसार शिक्षा सामान्य शिक्षा की भांति ज्ञान प्रदान करती है, विचार शक्ति का विकास करती है और मानव को व्यवस्थित, वैज्ञानिक और स्वतंत्र रूप से सोचने की शक्ति प्रदान करती है। प्रसार का क्षेत्र शिक्षा संस्थाओं से बाहर घरेलू क्षेत्र है जहाँ गृहिणियाँ स्वयं कार्य करके सीखती हैं। इसका क्षेत्र केवल छात्राओं तक ही सीमित नहीं है वरन उसमें समाज की युवा और वयस्क महिलाएं भी सम्मिलित होती हैं। अतः हम कह सकते हैं कि इसका क्षेत्र असीमित है जिसमें दिन प्रतिदिन की सभी समस्याओं का गहराई से अध्ययन किया जाता है गृह विज्ञान के अंतर्गत, और यह व्यक्तियों के आगे बढ़ने तथा अपनी समस्याओं व अनिवार्य आवश्यकताओं को संतुष्ट करने की क्षमता प्रदान करती है गृह विज्ञान। ये सब गृह विज्ञान है आपका। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पर आ चुका 28 नंबर प्रश्न है सूचना एकत्रित करने की विधियों का वर्णन कीजिए। सूचना एकत्रित करने की जो विधियां होती हैं उनके बारे में आप बताएं। बढ़िया प्रश्न है। तो देखिए सूचना एकत्रित करने वाली विधियों में
मूल्यांकन हेतु सूचना को एकत्रित करने के लिए मुख्य रूप से 2 तरीके अपनाए जाते हैं। पहला है सेंसस तरीका यानी जनगणना का तरीका, दूसरा है नमूना विधि। तो पहले तरीके के बारे में समझें कि सेंसस तरीका क्या है या जनगणना तरीका। तो इस तरीके की जनसंख्या में उपस्थित सभी लोगों की सूचना एकत्रित की जाती है। हालांकि यह तरीका हमेशा संभव नहीं हो पाता क्योंकि सभी से जानकारी प्राप्त करना आसान नहीं है, इसलिए दूसरा तरीका अक्सर इस्तेमाल किया जाता है जो ठीक सटीक होता है, मतलब सटीक भी है और ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी है। नमूना विधि, इस तरीके के अनुसार पूरे समूह से एक नमूना लिया जाता है जो कि पूरे समूह को प्रदर्शित करते हैं और इसके उपयोग का कई अर्थ होता है। जैसे कि सैंपलिंग जो होता है वो एक क्रिया होती है, मतलब आपको बताऊं जैसे कि कोई एक ड्राम दूध है आपको और दूध का आपको रेट लगाना है, फैट चेक करना है डेयरी पर। तो दूध के पूरे उसके ड्राम वाले दूध को नहीं चेक किया जाता, एक डिब्बी दूध छोटा सा निकाल लेते 100 ग्राम 50 ग्राम का और उसी से पूरी की पूरी दूध की माप हो जाती है। ठीक है, ये होता है आपका नमूना विधि के द्वारा। ठीक है, क्या करना, सूचना को एकत्रित करना। पहला काम ये है कि ध्यानपूर्वक छांटे गए लोगों के समूह से उत्तर व राय लेना जो दूसरे समूह का प्रतिनिधित्व करें। दूसरी बात, समय और पैसे की बचत कैसे की जाए। विस्तृत और सटीक अध्ययन करना क्योंकि सूचना कम व्यक्तियों से प्राप्त की गई है। तो ये सब चीज़ें एक प्रकार से क्या हैं, ये सब इसके उपयोग हैं। आगे देखिएगा 29 नंबर प्रश्न है, सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कृषि का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। बढ़िया प्रश्न है ये। प्रश्न इंपॉर्टेंट है। कृषि सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कृषि का विकास पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो कृषि भारतीय ग्रामीण जीवन का आधार है। भारत को पशुओं का देश भी कहा जाता है, पशु कृषि के अंतर्गत ही आते हैं। खेती कृषि में, मतलब भारत में कृषि बहुत होती है। 70% जनता अपनी आजीविका के लिए इसी पर निर्भर है, कृषि पर ही, और कई वर्षों से लगातार प्रयत्न करने पर भी देश खाद्यान्न के विषय में आत्मनिर्भर नहीं बन पाया है। खाद्य उत्पादन बढ़ाने के लिए यह आवश्यक है कि कृषक अच्छे बीजों और रासायनिक खादों और सुधरे यंत्रों का प्रयोग करें। इस कार्य के लिए उन्हें उचित यांत्रिक सलाह और फसल के समय आवश्यकता पड़ने पर ऋण की उचित व्यवस्था लेनी होगी। लगातार कृषि उत्पादन की कमी के कारण सामुदायिक विकास योजनाओं के कार्यक्रम के अंदर कृषि उत्पादन बढ़ाने पर विशेष बल दिया गया है। इस दिशा में उठाए गए कदमों में बेकार भूमि को कृषि योग्य बनाना, अच्छे बीजों का प्रयोग, अच्छे यंत्रों का उपयोग, अच्छी बिक्री एवं कर्ज की सुविधाएं देना, मिट्टी को उपजाऊ बनाना, फल और सब्जियों की खेती और जंगल बनाना, ये सब एक प्रकार से इम्पोर्टेंट होता है। और ये सब सामुदायिक विकास योजना के अंतर्गत कृषि का विकास एक प्रकार से इस तरीके से किया जाता है। आगे देखिएगा 30 नंबर क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर आ चुका है। भारत में पशुपालन और दुग्धशाला यानी डेयरी। तो पशुपालन की बात करें तो भारत की कृषि अर्थव्यवस्था बहुत अंशों तक उसकी पशु समस्या पर निर्भर करती है। बैल खेत जोतता है, फसल को बाजार तक ले जाता है, कुएं से पानी निकलता है। तो ये सब पहले हुआ करता था, आजकल सारी चीज़ें सब मॉडर्न हो चुकी हैं। अन्य बहुत सी कृषि कार्य हैं। विश्व के पशुपालन का लगभग 1/4 पशुधन भारत में ही पाया जाता है। परंतु इसीलिए भारतीय पशु मतलब इतने कमज़ोर होते हैं कि पूर्ण रूप से और अच्छी तरह खेतों में कार्य नहीं कर पाते हैं। तो चूँकि भारतीय पशु जो लोग कमज़ोर होते हैं, आप देखें दूसरे मतलब जो विदेशी सांड वगैरह विदेशी लोग होते हैं, मतलब विदेशी जो जानवर होते हैं वो बड़े बड़े होते हैं, लंबे चौड़े होते हैं, हष्ट पुष्ट होते हैं। लेकिन हमारे यहाँ के आप देखेंगे कैसे होते हैं। दुग्धशालाएं, ग्रामीण क्षेत्रों में दुग्ध और उससे बनी अन्य वस्तुएं बेचना एक कठिन समस्या है क्योंकि इसके लिए सहकारी बाजार की व्यवस्था की गई है और जिसके द्वारा दूध और दूध से बनी अन्य दूसरी वस्तुएं आसानी से बेची जा सकेंगी। बहुत सी प्रांतीय सरकारों ने इस क्षेत्र में अपनी स्वयं की योजनाएं भी चालू कर दी हैं और इस क्षेत्र में रुचि रखने वाले व्यक्ति सहकारी समिति और प्रांतीय सरकार को लिख करके पूर्ण सहायता प्राप्त कर सकते हैं। डेयरी उद्योग हो गया तो आजकल जैसे जो भैंस रखे हैं वो दूध अपना जो है बेचते हैं ला करके, अच्छा रेट लगता है और फिर उसके बाद में वो भी कमा रहे हैं उससे। तो ये सब कृषि के अंतर्गत ही आता है। 31 नंबर क्वेश्चन आप देखेंगे, ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्या के बारे में कुछ बताएं। बढ़िया प्रश्न परीक्षा की दृष्टि से देखें तो ग्रामों में स्वास्थ्य की समस्या प्रमुख रूप से सामुदायिक विकास कार्यकर्ताओं के सामने आती है। अस्वस्थ व्यक्ति उन्नत जीवन स्तर का लाभ नहीं उठा सकता।
और अस्वस्थता, बेरोजगारी को बढ़ावा देती है तथा जीवन को कष्टप्रद और विवादपूर्ण बना देती है। तो ग्रामीण क्षेत्रों में स्वास्थ्य समस्या बड़ी जटिल है। सामुदायिक विकास कार्यक्रम में रोगों की चिकित्सा और नियंत्रण दोनों बातों की समुचित व्यवस्था की गई है। ग्रामों में फैलते रोगों की अधिकता को देखते हुए चिकित्सा का प्रबंध करना आवश्यक है और इसके साथ साथ रोगों की रोकथाम तथा स्वास्थ्य के लिए विकास की ओर ध्यान दिया जाना चाहिए या ध्यान दिया जाता है। तो ये सब हो गए आपके कुछ होम साइंस के पेपर नंबर 2 से बनने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न, जिसके बारे में हमने आपको बता दिया। ठीक है, यूनेस्को क्या है इसके बारे में पढ़ लीजिएगा। यूनेस्को की स्थापना 4 नवंबर को हुई थी 1946 में। संयुक्त राष्ट्र शैक्षिक, वैज्ञानिक और सांस्कृतिक संगठन इसको बोला जाता है। संयुक्त राष्ट्र का एक घटक है, निकाय है, क्लियर ध्यान रखेंगे। और इसका उद्देश्य होता है शिक्षा और संस्कृति के अंतर्राष्ट्रीय सहयोग से शांति और सुरक्षा की स्थापना की जाए, ताकि संयुक्त राष्ट्र के चार्टर में वर्णित न्याय, कानून का राज, मानवाधिकार और मौलिक स्वतंत्रता हेतु वैश्विक सहमति बन पाए। तो ये सब एक प्रकार से यूनेस्को के अंतर्गत आप लिख सकते हैं। तो यूनेस्को, यूएनडीपी, क्राई, हेल्पेज इंडिया, WHO, केयर, यूनिसेफ, ये सब आप लोगों ने जान लिया क्या होता है। ठीक है, तो इस तरीके से यही सब प्रश्न आपकी परीक्षा में आने वाले, इनको आप तैयार कर लीजिएगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ जुड़ने के लिए। इसी प्रकार से अपना प्यार हमेशा बनाए रखेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। आपका पेपर अच्छा हो, यही मैं भगवान से प्रार्थना करता हूँ और उम्मीद करता हूँ। धन्यवाद।